Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about DSSB, KVS, PGD Commerce and plus UGC Net in Commerce, and apart from this is also related to CUT, PG Commerce. ठीक है, तो इन सब में जो इतना भी कॉमर्स का सिलेबस है, ये जितने भी मैंने आपको स्पेसिफिकली लिख कर दिए हैं, DSSB, KVS, UGC Net, CUT, PG Commerce, इन सब का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। बस डिपेंड क्या हो जाता है, जैसे पीजी कॉमर्स से सीयूटी का एग्जाम हो रहा है अब, ठीक है, 11 to 28 मार्च। तो उन लोगों में थोड़ा थोड़ा क्या, वैसे उन्हें पढ़ना पूरा ही पड़ता है मगर लेकिन थोड़ा लिमिटेड स्कोप में पढ़ते हैं, ठीक है। वहीं पे DSSB पीजीटी कॉमर्स में थोड़ा और ब्रॉड हो जाता है, यूजीसी नेट भी ब्रॉड हो जाता है। बाकी जो स्पेसिफिक सिलेबस है वो सेम ही है। तो हम इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, दैट इज बिजनेस फाइनेंस, ठीक है। और यही आपका AAO, ठीक है, जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक उसका प्री होगा, प्री एग्जाम में मतलब Tier 1 में उनको एक पहले तो जनरल पेपर देना होगा, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है, जीएस। और उसके बाद होगा उनका फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स रिलेटेड कंसेप्ट पूछे जाएंगे, जो Tier 2 दूसरा पेपर होता है, ठीक है। तो फाइनेंस इसलिए मैंने बिजनेस फाइनेंस स्टार्ट किया है क्योंकि ये एक साथ इतने सारे टॉपिक्स कवर कराते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिजनेस फाइनेंस को। तो सबसे पहले इसके अंदर टॉपिक्स क्या क्या है, ठीक है। इसके अंदर आपको स्कोप एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस पढ़ना है, लीज फाइनेंसिंग पढ़ना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कन्वेंशनल एंड साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग एनालिसिस, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डिविडेंड डिसीजन, थ्योरीज एंड पॉलिसीज, रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस, एसेट्स, international monetary system, foreign exchange market, international financial market and instruments, and international arbitrary and multiracial capital budgeting। तो ये हमारा पूरा फाइनेंस का क्या है, सिलेबस है जो हमें कवर करना है। अभी हम ट्राई करेंगे कि हम ये वाला टॉपिक आज कंप्लीट कर दें, उसके बाद हम ये सारे टॉपिक करेंगे क्योंकि सीयूटी का एग्जाम बहुत ही जल्दी है, तो उनके लिए फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूजीसी नेट में भी फाइनेंस में से काफी टॉपिक आते हैं, और ऐसे ही हमारा पीजीटी कॉमर्स में भी, क्योंकि ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कॉमर्स का रिलेटेड है, क्योंकि फाइनेंस कॉमर्स का ही पार्ट है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से इसके लिए इसमें क्वेश्चन काफी आते हैं क्योंकि इसमें थ्योरी भी काफी है और इसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी काफी हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है। तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग क्या है। तो बिजनेस फाइनेंस क्या है, इज द फंड रिक्वायर्ड टू स्टेब्लिश ऑपरेट बिजनेस एक्टिविटीज एंड एक्सपेंड इन द फ्यूचर। बेसिकली फाइनेंस का मतलब हम जो नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं, इसका मतलब होता है हम पैसा मान के चलते हैं ना, मनी मान के चलते हैं। तो वो मनी हम किस लिए करते हैं, इस मनी को कहाँ से खरीद मतलब कहाँ से अरेंज करें, कहाँ पर लगानी है, कैसे उसको फ्यूचर में हमें और एक्सपेंड करना है, अपनी कंपनी के फंड को, अपने फाइनेंस को, अपने प्रॉफिट को। ये सारी चीज आती है बिजनेस फाइनेंस के ऊपर। मतलब जितना भी लेन देन, कमाना, प्रॉफिट, सारी चीजें, किससे लेना है, किसको देना है, शॉर्ट टर्म लेना है, लॉन्ग टर्म लोन लेना है, ये सारी चीजें बिजनेस फाइनेंस में आती है। तो फंड्स आर स्पेशली रिक्वायर्ड वेरियस परचेज टाइप्स ऑफ टेंजिबल एसेट्स। अब देखो फंड्स, जो ये पैसा है, फाइनेंस में हमें फंड हमें क्या करना पड़ता है, एक्वायर करना पड़ता है। तो वो किस लिए करते हैं हम, परचेज करने के लिए बहुत सारे टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल्स आपको पता होगा, टेंजिबल मैं एक साथ साथ आपको वर्ड भी यहाँ पर एक्सप्लेन करती चलूंगी, क्योंकि कई बार एक एक वर्ड के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि टेंजिबल कौन सी चीज होती है जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लाइक हमारी एसेट्स जैसे कि फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, ऑफिस, फैक्ट्रीज। और इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं जिनको हम फील या टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम उनको उनको हम टच नहीं कर सकते, हम खाली उनको क्या करते हैं, हम उनका एक फील आता है, हम यहाँ पे टच है, इनको हम खाली फील करेंगे। जैसे कि हमारे पेटेंट्स होते हैं, टेक्निकल एक्सपर्टीज होती है, ट्रेडमार्क होता है, गुडविल होती है। जैसे हमें पता है कि जितनी भी ब्रांड है, ये रिबॉक है, ये नाइकी है, ये सब का क्या है, इन सब की गुडविल है, इनकी ब्रांड का नाम है, यही इनका इंटेंजिबल एसेट्स है। अपार्ट फ्रॉम द एसेट मेंशन अबव, ऑल अदर थिंग्स दैट रिक्वायर फंडिंग आर। अब इनके अलावा, ये तो एसेट्स की बात हो गई, टेंजिबल इंटेंजिबल, इनके अलावा फंडिंग की जरूरत पड़ती है डे टू डे ऑपरेशन करने के लिए, ठीक है ना। जो डे टू डे ट्रांजेक्शन होती है जिसमें हम रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, सैलरीज पे कर रहे हैं, बिल पे कर रहे हैं, क्लाइंट से मनी कलेक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें क्या होती है, इनके लिए भी हमें फंडिंग की जरूरत पड़ती है, हमारे पास आती भी है। इट इज एसेंशियल टू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी टू सर्वाइव एंड ग्रो द बिजनेस। अब क्या होता है, हमारे पास इतना पैसा, मनी होनी चाहिए सफिशिएंट, ताकि वो फ्यूचर के लिए सर्वाइव कर सके और ग्रो कर सके। सर्वाइव एंड ग्रो,
द बिजनेस, बिजनेस को चलाने के लिए, उसको सर्वाइव करने के लिए, उसके लंबा और वो आगे फ्यूचर में ग्रो करे, इसके लिए हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी हर किसी के पास, हर कंपनी के पास होनी चाहिए। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड। अब जो ये पैसा है इसको अरेंज कहाँ, इसे लाएं कहाँ से, ठीक है, ये फंड्स कहाँ कहाँ से कलेक्ट किया जाता है, किस किस सोर्सेज से हम लेते हैं। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन है कई सारी कैटेगरी के वाइज, जैसे कि बेस्ड ऑन पीरियड, पीरियड बेसिस इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 सब डिविजन्स, ठीक है। जैसे कि एक तो होता है लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, लॉन्ग टर्म मतलब जो 1 साल से ज्यादा के लिए, मोर देन 5 ईयर्स मान लो, क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म, मीडियम एंड शॉर्ट टर्म किया हुआ है। तो लॉन्ग टर्म क्या है, वो फंड जो यूटिलाइज किया जाता है मोर देन 5 ईयर्स के लिए। द फंड इज अरेंज थ्रू, अभी किसके थ्रू करते हैं, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर एंड डिबेंचर्स, ठीक है, एंड इज एक्यूमुलेटेड फ्रॉम अ कैपिटल मार्केट। तो ये कौन कौन से होते हैं, जो आपने प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ा था, इक्विटी शेयर्स पढ़ा था, डिबेंचर्स पढ़ा था, आपको पता है ना, ये कंपनी के पास इनका पैसा लंबे टाइम तक रहता है काफी, ठीक है। इक्विटी शेयर्स जो खरीदते हैं, आप लोग भी अगर किसी के शेयर्स खरीदते हो, तो जो लॉन्ग टर्म वाली शेयर्स खरीदते हैं, तो वो हम कई सालों के लिए खरीदते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से खरीदती है, ये परचेज कहाँ से करते हैं इनको, कैपिटल मार्केट। जैसे आपको पता होगा हमारे यहाँ 2 स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, एक हमारी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरी हमारी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये हमारी 2 स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है जहां से हम शेयर्स खरीदते हैं, प्रेफरेंस, डिबेंचर, ये सब का खरीदना बेचना होता है। मीडियम टर्म, मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस आपको पता होना चाहिए, फंड दैट लास्ट मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 5 ईयर। ये तो मोर देन 5 हो गया, ये 5, मोर देन 1 एंड लेस देन 5 वाला हो गया। और शॉर्ट टर्म क्या हो गया, जो लेस देन हमारा 1 होता है। तो लेस देन वन का, These are the funds just required for a year, जो ईयर के लिए चाहिए होता है। वर्किंग कैपिटल, लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक, ट्रेड क्रेडिट एक्सेट्रा, फ्यू एग्जांपल ऑफ दीज सोर्सेज। अब क्या होता है, जो वर्किंग कैपिटल, आपको पता है वर्किंग कैपिटल का मतलब कि जो डे टू डे ट्रांजेक्शन्स के लिए हमें पैसा जरूरत पड़ती है, ठीक है, उनके लिए हम शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं, या फिर हम ट्रेड क्रेडिट, उन सब के लिए होता है। वहीं पर मीडियम टर्म किसके लिए होता है, इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, पब्लिक डिपॉजिट, कमर्शियल बैंक, कमर्शियल पेपर, लोन्स फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड लीज फाइनेंसिंग। हम सबसे पहले लीज फाइनेंसिंग ही पढ़ेंगे, तो अब आपको पता चल जाएगा कि वो मीडियम टर्म लोन क्यों है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा टाइम बेस। दूसरा होता है बेस्ड ऑन ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे क्या क्या होता है आपके पास, सबसे पहले आता है ओनर्स कैपिटल, दूसरा आता है बोरोड कैपिटल। ओनर्स कैपिटल मतलब कि जिससे आप मतलब खरीद रहे हैं, कैपिटल ले रहे हैं, वो कंपनी के कौन बन जाते हैं, शेयर होल्डर्स बन जाते हैं, उसके ओनर्स बन जाते हैं। तो हम वो किस किस फॉर्म में होते हैं, दिस इज द फंड फाइनेंस्ड बाय द कंपनीज ओनर्स, ऑल्सो नोन एज ओनर्स कैपिटल। यहाँ पैसा कौन देता है, कंपनी के ओनर देते हैं, इसलिए उसको ओनर्स कैपिटल कहते हैं। और कैपिटल किस किस तरीके से रेज करी जाती है, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन अर्निंग, इक्विटी शेयर्स एक्सेट्रा। आपने इक्विटी शेयर पढ़ा है, तो जो इक्विटी शेयर्स की फॉर्म में पैसा लिया जाता है वो ओनर्स कैपिटल होता है। ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर्स की फॉर्म में जो लिया जाता है वो भी ओनर्स कैपिटल होता है। और रिटेन अर्निंग का मतलब क्या होता है, प्लगिंग बैक ऑफ डिविडेंड या प्रॉफिट। हम इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड ना देकर वो पैसा उनको देने की जगह कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं, तब उसको रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं, ठीक है। जो उन्होंने कमाया वो हमने उनसे वापस रिटेन कर लिया है फर्दर कहीं पे उसको इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। दीज आर द लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड्स विच form a basis for owners to obtain their right to control the firm's management and operation। अब क्या होता है, जो भी ओनर्स कैपिटल होगी, जिन भी लोगों ने पैसा लगाया होगा, उनके पास क्या आ जाते हैं, कुछ राइट्स आ जाते हैं फर्म्स के मैनेजमेंट को और ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए। आपको पता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास मैक्सिमम पावर होती है कंपनी के मैनेजमेंट को ज्यादा अपने तरीके से कंट्रोल करने की। वहीं पे प्रेफरेंस शेयर्स के पास कम राइट्स होते हैं, क्योंकि वहां पर क्या हो जाता है, वो अपना फिक्स डिविडेंड करवा लेते हैं कि हमें तो हर साल डिविडेंड चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो वोटिंग पावर होती है इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। बोरोड फंड क्या होता है, इसके नाम से पता चल रहा है, जो हमने बाहर से बोरो किया है, लोन की फॉर्म में लिया है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। दिस सोर्स इज द मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर अमंग्स द बिजनेस। क्या होता है कि ये सोर्स सबसे क्या है, पॉपुलर है और मोस्ट कॉमन है कि बोरोड फंड। आपको पता है बाहर से उधार लिया जाता है, जैसे कमर्शियल बैंक से ले लिया या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लिया, तो ये होता है हमारा बोरोड फंड। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन जनरेशन। अब कहाँ से आपकी 2 डिवीजन आती है, एक होता है इंटरनल सोर्स, एक होता है हमारा एक्सटर्नल सोर्स। द ओनर जनरेटेड द फंड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि जो ओनर्स हैं उन्होंने विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो पैसा कमाया है उसको इंटरनल सोर्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है सेलिंग ऑफ एसेट्स एंड रिटेन अर्निंग्स। जो कंपनी के ही एसेट्स थे उनको बेचकर पैसा ले लिया और उसको उसके थ्रू बिजनेस चलाया,
ठीक है, इनको सेल करके जो किया, तो ये तो इंटरनल सोर्स हो गया कि तुमने कंपनी का ही सामान बेचा है। दूसरा होता है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग मैंने बताया था ना, कंपनी जो प्रॉफिट कमाया वो उन्होंने डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट ना करते हुए इक्विटी शेयर होल्डर से वापस लेके कहीं और इन्वेस्ट कर दिया। तो इसके लिए इसको बोलते हैं हम इंटरनल सोर्स। और एक्सटर्नल सोर्स मतलब कि हम जब बाहर वालों से ले रहे हैं, आउटसाइड द बिजनेस हम जब पैसा अरेंज करते हैं, जिसके अंदर आता है इंश्योरेंस ऑफ इक्विटी शेयर्स टू पब्लिक। आपको पता है ना, पब्लिक को दिए जाते हैं शेयर्स की, आओ हमारे यहाँ के शेयर्स खरीदो। तो ये भी क्या है, एक्सटर्नल सोर्स। डिबेंचर्स भी क्या होता है, एक्सटर्नल सोर्स होते हैं। कमर्शियल बैंक लोन्स भी एक्सटर्नल सोर्स होते हैं। एक्सेट्रा, इसमें आप प्रेफरेंस शेयर्स भी डाल सकते हैं। ये सब क्या होते हैं, एक्सटर्नल सोर्स जो हम कंपनी के बाहर से लेते हैं। कंपनी का पैसा क्या हो गया, आपने कंपनी के ही एसेट्स बेच दिए या कंपनी का प्रॉफिट वापस से रिटेन कर लिया कहीं और इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये थी 3 तरीके की क्लासिफिकेशन, एक तो पीरियड के बेसिस पर, दूसरा ओनरशिप के बेसिस पर, और जो हमारा तीसरा लास्ट है वो हमारा है सोर्स ऑफ जनरेशन के बेसिस में, कि आपने वो जनरेट कहाँ से किया, आपने इंटरनली किया है या एक्सटर्नली किया है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसमें से भी काफी क्वेश्चंस बन जाते हैं, हमने जहां अभी तक जितना पढ़ा है। नेक्स्ट टॉपिक अब हम स्टार्ट करते हैं, हमारा लीज फाइनेंसिंग। ठीक है, हम जल्दी जल्दी पहले एक बार क्या करेंगे, सारी चीजों की समरी बना लेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएंगे, तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, हमारा लीज फाइनेंसिंग क्या होता है। टॉपिक का नाम है आपका लीज फाइनेंसिंग। ये क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये क्या है, आपका मीडियम टर्म और इसमें लॉन्ग टर्म दोनों टाइप का आप इसको फाइनेंसिंग बोल सकते हैं। आप फाइनेंसिंग मीडियम टर्म के लिए भी करवा सकते हैं, 1 साल से 5 साल तक के लिए भी, और 5 साल से ज्यादा तक के लिए भी हम लीज फाइनेंसिंग करा सकते हैं। इसमें क्या होता है, लीज फाइनेंसिंग इज द मोस्ट important source of medium term and long term financing where the owner of an asset give another person। ये एक ओनर है राम, इसके पास कोई मशीन है और ये मशीन इसने इसको सीता को दे दी। अब क्या होता है, वेयर ओनर ऑफ द एसेट गिव्स अनदर पर्सन राइट टू यूज दैट एसेट। ठीक है, उस एसेट को अगेंस्ट अ पीरियोडिकल पेमेंट, उसको एक पीरियड के अंदर, मतलब मान लो हर महीने उसको पेमेंट करनी है। ये क्या करता है, इसने मशीन खरीद ली अपनी और इसको लीज पे दे दिया। लीज का मतलब रेंट पे दे दिया एक तरीके से, कि तू मेरी ये मशीन को यूज कर और मुझे उसकी क्या करनी है, तुझे पेमेंट करनी है हर महीने की या हर साल की, जिस तरीके से भी वो उस कॉन्ट्रैक्ट में तय करेंगे। ठीक है, तो द ओनर ऑफ द एसेट इज कॉल्ड, इसको ओनर को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लेसर और इसको हम बोलते हैं लेसी। ठीक है, तो ये है इनके नाम। तो आई होप आप लोगों को कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी कि मशीन इसकी थी मगर ये इसे रेंट पे दे देते हैं। आप लोगों ने कई बार देखो ना, कपड़े रेंट पे लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसमें भी यही होता है कि एक तरीके से हमने अपना खुद ना खरीद के रेंटेड ले ली। ऐसे ही जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, या वो तो खैर परचेज कर लेती हैं, मगर कुछ कंपनियां होती हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकती महंगी महंगी मशीन्स को, तो वो उन्हें क्या कर लेती हैं, लीज पे ले लेती हैं। कुछ टाइम के लिए उसकी पेमेंट करते रहते हैं वो टाइमली। ठीक है, तो द पीरियोडिकल पेमेंट मेड बाय द लेसी टू द लेसर इज नोन एज लीज रेंटल। तो जो ये पेमेंट इसको करेगा उसको हम बोलते हैं लीज रेंटल। ठीक है, अब फ्री में तो देगा नहीं, पेमेंट तो लेगा। तो जो लेसी लेसर को पेमेंट करेगा टाइमली, जो भी उन्होंने टाइम फिक्स करा होगा, जितने भी टाइम में, मंथली या ईयरली, तो वो पेमेंट को हम लीज रेंटल कहते हैं। अंडर लीज फाइनेंसिंग, लीसी is given the right to use the assets but the owner lies with the lessor ownership। अब देखो, इसके पास यूज करने की तो पावर आ जाती है कि तू यूज कर ले, मगर ओनरशिप किसके पास रहेगी, राम के पास ही। राम ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करता है लीज फाइनेंसिंग में, जस्ट वो उसको राइट दे देगा उसको यूज करने का। ठीक है, तो जब भी आ जाएगी लीज फाइनेंसिंग में ओनरशिप किसके पास लाई करती है, तो वो लेसर के पास ही लाई करती है, क्योंकि वो उसे रेंट पे दे रहा है बस। ठीक है, and at the end of the lease contract the asset is returned to the lessor or option is given to lessee either to purchase the asset or to renew the lease agreement। और जब मान लो इसने 1 साल के लिए ली थी, ठीक है, जब 1 साल का टाइम पीरियड हो गया, तो इसके पास क्या आ जाता है कि अब इस एसेट्स को रिटर्न करे वापस से राम को, या फिर उसके पास चॉइस दी जाती है, या तो वो उस एसेट को अब परचेज कर ले या फिर क्या करे, अपना रिन्यू करवा ले लीज का एग्रीमेंट, अपना लीज का एग्रीमेंट रिन्यू करा ले। मान लो उसने सिर्फ 1 साल के लिए ली थी,
उसने सिर्फ 1 साल के लिए ली थी, मगर उसे फर्दर अब काम उसका अच्छा चल गया, उसे आगे भी चाहिए, तो उसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट दोबारा रिन्यू करवा लिया और एक्स्ट्रा, मतलब मान लो 2 साल के लिए। या फिर उसको लगा कि उसका बिजनेस अब अच्छा चलेगा ही, तो वो उससे कह देगा कि राम मैं तेरी मशीन खरीद रहा हूँ, बता कितने में देगा, फिर उसको उतनी ही हिसाब से पेमेंट कर लेंगे, ठीक है, जितनी वो पेमेंट सेट करेंगे। तो ये होता है लीज फाइनेंसिंग का कंसेप्ट। अब इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीज होते हैं। अब यहाँ पर आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीज। अब लीज के भी कुछ टाइप्स हैं कि कितने कितने टाइम के लिए, किस किस चीज के लिए आप लीज फाइनेंसिंग कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले आता है आपका ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज, तो लीज टर्म मच लोअर देन द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट। अब क्या होता है इसमें, क्या मैं पहले आपको बताती हूँ, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांसफर ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड टू लेसी, द पीरियड ऑफ लीज एंड द नंबर ऑफ पार्टीज अप टू द ट्रांजेक्शन, द लीज फाइनेंसिंग कैन क्लासिफाई इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। क्या होता है कि कितना, तो मतलब एक राम था, श्याम था। राम को एसेट खरीदने में थोड़ा रिस्क था, ठीक है, तो उसने अपना रिस्क कम करने के लिए लीज फाइनेंसिंग कर लिया। मतलब अगर उसको रिस्क कम लग रहा है तो वो इसलिए फाइनेंसिंग करता है। या फिर कुछ, अब क्या होता है, दो टाइप की हम फाइनेंसिंग पढ़ेंगे, एक ऑपरेटिंग लीज होता है, एक पढ़ेंगे हम फाइनेंस लीज। तो इसमें डिपेंड करता है कि किस में ज्यादा रिस्क रहेगा, मतलब आप कौन सी फाइनेंसिंग करेंगे जिसमें ज्यादा रिस्क रहेगा या फिर रिवॉर्ड मिलेगा लेसी को, और कितने पीरियड के लिए और कितनी पार्टीज इसमें ट्रांजेक्शन्स में रहेंगी। तो इस बेसिस पे दो लीज आई थी, एक ऑपरेटिंग एंड एक फाइनेंस। तो लीज अदर देन फाइनेंस लीज इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग लीज। मतलब फाइनेंस से अलग जो भी लीज होंगी उसको ऑपरेटिंग लीज कहते हैं। यहाँ पर रिस्क क्या होता है, रिस्क एंड द रिवॉर्ड इनक्रीडेंटल टू द ओनरशिप ऑफ द एसेट, नॉट ट्रांसफर बाय लेसर टू लेसी। मतलब जितना भी एसेट्स को लेके रिस्क है और जो भी रिवॉर्ड है वो लेसर के पास ही रहेगा, लेसी के पास ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब उसने सिर्फ एज एसेट एक तरीके से क्या लिया है, उधार, मतलब काम के लिए यूज करने के लिए लिया है, उसकी वो पेमेंट करता है। मान लो उस मशीनरी में कुछ हो गया, ठीक है, तो उसका सारा रिस्क कौन बियर करेगा, हमारा लेसर ही बियर करेगा। या फिर उस मशीनरी में कुछ ऑपरेटिंग, उसमें कुछ और कुछ इंक्रीमेंट आ गया, कुछ हो गया, तो उसकी फायदा भी, रिवॉर्ड भी किसको मिलेगा, लेसर को ही मिलेगा, लेसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये ऑपरेटिंग लीज का कंसेप्ट होता है। द टर्म ऑफ सच लीज इज मच लेसर देन द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट, एंड thus the total investment of the lessor is not recovered through lease rental during the प्राइमरी पीरियड ऑफ लीज। अब मान लो इसकी मशीन है 10 लाख की, ठीक है, तो क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है, जो इकोनॉमिक लाइफ है एसेट की और जो उससे उससे मिलने वाला लीज रेंटल है, ठीक है, वो उससे क्या होता है, लेस देन होता है। मतलब लीज रेंटल कम है इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एसेट से। तो मतलब अगर किसी ने उसकी मशीन 1 साल के लिए ली है तो वो उसकी पूरी कॉस्ट नहीं निकाल पाती है। मतलब क्योंकि ये ऑपरेटिंग लीज इतने छोटे टाइम के लिए होता है, क्योंकि वो उस एसेट की फुल वैल्यू रिकवर नहीं कर पाती है। जब पहली बार कोई प्राइमरी पीरियड पे अगर किसी ने इसको यूज करने के लिए रेंट पे लिया है, तो इसमें क्या होता है, इन केस ऑफ ऑपरेटिंग लीज द लीजर यूजुअली प्रोवाइड एडवाइस टू लीजी फॉर रिपेयर मेंटेनेंस एंड टेक्निकल नो हाउ टू लीज एसेट, एंड दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ लीज इज नोन एज सर्विस लीज। अब इसमें क्या होता है, लेसर सिर्फ लेसी को इस चीज के लिए गाइड कर सकता है कि वो उसकी रिपेयर करवाता रहे, उसका मेंटेनेंस करवाए, ठीक है, उसका टेक्निकल नो हाउ, उसको सब चीजों के बारे में बताएगा। इसलिए इसको हम ऑपरेटिंग लीज को एज अ सर्विस लीज भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि कोई रिस्क हो, कोई रिवॉर्ड हो, वो सब लेसर के पास ही रहेगा, वो सब इसको ही मिलेगा। ठीक है, लेसी के पास क्या काम रहेगा, खाली वो उसका रिपेयर मेंटेनेंस ये सारी चीजें कर रहा है। इसलिए इसमें बोला जाता है कि इस केस में लेसी के पास लीज लेस रिस्क रहता है, क्योंकि अगर मशीन में कुछ भी होता है तो वो उसका जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट ओनर लेसर ही है। ठीक है, वो सारे काम लेसर के ही होंगे। तो ये होता है ऑपरेटिंग लीज। अब ऑपरेटिंग लीज के फीचर्स क्या होते हैं, अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले होता है कि लीज टर्म इज मच लोअर देन द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट। जो लीज का टर्म है, जो टाइम है, वो लेस देन है उसकी इकोनॉमिक लाइफ से, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट। मान लो उस एसेट की लाइफ है 10 साल 20 साल, ठीक है, और जो लीज पे लेते हैं ये ऑपरेटिंग लीज के लिए ये 1 साल 2 साल ऐसे ले लिया, ठीक है, तो इसलिए वो उसकी इकोनॉमिक लाइफ को कवर नहीं कर पाता, उसकी कॉस्ट कवर नहीं कर पाता पहले ही उसमें ही। ठीक है, दूसरा क्या है,
लीज हैज राइट टू टर्मिनेट द लीज बाय गिविंग शॉर्ट टर्म नोटिस, नो पेनल्टीज चार्ज। जो जिसने रेंट के लिए लिया है वो कभी भी इस जो लीज का कॉन्ट्रैक्ट है इसको क्या कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है। उसके पास राइट है कि वो एक शॉर्ट नोटिस लिख के देगा कि मेरे को बस अभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना है लीज का, ठीक है, और उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। ठीक है, ये चीजें याद रखना। कंपैरिजन के टाइम पे जब हम फाइनेंस वाला पढ़ेंगे, फाइनेंस लीज पढ़ेंगे, तो आपको क्लियर होगा कि वहां पर अगर लेसी ऐसे कुछ करेगा, टर्मिनेट करना होगा उसको, तो उस पर पेनल्टी लगेगी। ठीक है, लेसर के पास लेसर को क्या प्रोवाइड करनी होती है, लेसी को सारी टेक्निकल नो हाउ कि कैसे वो मशीन चलना है, क्या क्या चीजें होनी है, किसको, लेसी को, एसेट्स के बारे में। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है इसमें, रिस्क एंड रिवॉर्ड। जितना भी रिस्क है और जो रिवॉर्ड है वो किसके पास रहेगा, वो लेसर के पास ही रहेगा, वो लेसर ही बॉर्न करेगा। ठीक है, फिफ्थ आता है, लेसर क्या है, हैज टू डिपेंड ऑन लीजिंग ऑफ एसेट्स टू डिफरेंट लेसी फॉर रिकवरी ऑफ हिज और हर इन्वेस्टमेंट। अब लेसर ने ये जो शॉर्ट ऑपरेटिंग लीज है ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होती है। तो अपनी मान लो उसको मशीन की कॉस्ट थी 10 लाख, जब उसने लीज पे दिया तो उसे 2 लाख रुपए ही कवर हो पाए। तो उसे क्या होना पड़ता है, उसको कई सारे बार उसको लीज पर देना पड़ता है। ठीक है, कई सारे लेसी को उसको हायर बार बार अपनी मशीन देनी पड़ती है अपनी वो अमाउंट रिकवरी कराने के लिए। उसको रिकवरी करानी है अपने एसेट्स की, उस एसेट की वैल्यू रिकवर कराने के लिए उसको नंबर ऑफ टाइम्स अपना एसेट लीज पर देना पड़ता है ऑपरेटिंग लीज में, तब उसकी वो कॉस्ट निकल पाती है, कई बार निकल भी नहीं पाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंस लीज। तो फाइनेंस लीज का मतलब क्या है, इसमें सारा रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ द ओनरशिप ऑफ द एसेट टू द लेसी फॉर रिलीज रेंटर, रिवार्ड्स ऑफ द ओनरशिप एसेट, जो भी ओनरशिप मतलब जो एसेट है उसका जितना भी रिवॉर्ड है और उसका जितना भी रिस्क है वो सब लेसी के पास आ जाएगा। किसके अगेंस्ट, जिसको उसके लिए क्या देना पड़ेगा, लीज रेंटल देना हो। In other words, it puts the lease in the same condition as he or she would be if he had purchased the asset। तो मतलब क्या होता है, जो राम है उसने सीता को जो अपना एसेट्स दे दिया, अपनी जो मशीन दे दी, तो वो क्या करता है, उसको ये राइट दे देता है कि उसका सारा रिस्क भी तुम्हारा है, उसके सारे रिवॉर्ड भी तुम्हारे हैं। अब तुम्हारे पास ही तुम्ही को उसका रिस्क बियर करना होगा, तुम ही बियर करोगे उसका रिस्क और उसका रिवॉर्ड भी। ठीक है, उसको वो ऐसा मतलब वो उसकी सेम कंडीशन कि अगर वो असली में ओनर होता तो जो भी उसको नुकसान या फिर फायदा होता वो सब तो तुम्हारा ही है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इसलिए इसकी जो प्राइमरी पीरियड होता है, मतलब उसने फर्स्ट टाइम पे ये किसी को जब रेंट पे दिया होगा तो तभी इसकी इकोनॉमिक जो लाइफ है, इकोनॉमिक लाइफ मतलब इकोनॉमिक वैल्यू है जो एसेट्स की, वो ये ओनर क्या करता है, रिकवर कर लेता है। जैसे ऑपरेटिंग में नहीं कर पाता था उसे कई बार उसे लीज पे देना पड़ता था या फिर रिन्यू करवाना पड़ता था बार बार अपना वो कॉन्ट्रैक्ट, मगर यहाँ पर क्या होता है, प्राइमरी पीरियड में ही इकोनॉमिक वैल्यू उसकी रिकवर हो जाती है। ठीक है, फाइनेंस लीज के पास फाइनेंस लीज में ना दो टाइप ऑफ पीरियड होते हैं, दो टाइप्स ऑफ पीरियड्स में डिवाइडेड है ये। एक तो यही हमारा जो प्राइमरी पीरियड है, दूसरा होता है प्राइमरी पीरियड में क्या होता है, दिस इज नॉन कैंसिलेबल पीरियड। इस पीरियड में लेसी क्या है ना, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता है। ठीक है, और लेसर के पास लेसर रिकवर हिज टोटल इन्वेस्टमेंट थ्रू लीज रेंटल, और जो लेसर है वो अपनी सारी जितनी भी उसकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है वो सारी इस प्राइमरी पीरियड में ही निकाल लेता है। ठीक है, द प्राइमरी पीरियड में लास्ट फॉर इन डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। इसका टाइम पीरियड क्या है, कोई डिफाइन नहीं है, इतने लंबे टाइम के लिए दिया जाता है कि उसकी कॉस्ट सारी निकल जाती है। ठीक है, उसके बाद जो आपका दूसरा है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी पीरियड। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी पीरियड। इसमें क्या होता है, द लीज रेंटल फॉर सेकेंडरी पीरियड इज मच स्मॉलर देन द प्राइमरी पीरियड। जब तो उसने पूरी कॉस्ट ही यहाँ निकाल ली, वो पता नहीं किसी ने 20-25 साल के लिए रेंट पे ले लिया, उसके बाद सेकेंडरी पीरियड उसके फर्दर अगर वो उसे रेंट पे देगा तो यहाँ पर जो उसको पैसा मिलेगा ना, जो उसको लीज रेंटल मिलेगा वो लेस देन होगा प्राइमरी पीरियड से, क्योंकि अब तो उसकी पूरी कॉस्ट ही निकल गई, अब तो वो पुरानी हो गई है। तो मतलब पैसा तो मिलेगा मगर जो उसे प्राइमरी पीरियड में मिला था उससे लेस लीज रेंटल मिलेगा। तो ये होता है हमारा फाइनेंस लीज। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं,
इसके फीचर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले होता है, यहां पर क्या कहता है, लेसी क्या करता है, जो लेसर है, लीज में लेसर क्या करता है, खाली एडवाइस, फाइनेंशियल लीज इज द डिवाइस दैट गिव लेसी द राइट टू यूज द एसेट। तो इसमें क्या होता है, लेसी के पास राइट आ जाता है कि वो मशीन को यूज करे, ठीक है, और जो भी एसेट्स दिए हैं। दूसरा क्या होता है, रेंटल लीज, इसमें रेंटल लीज चार्ज बाय द लेसर ड्यूरिंग द प्राइमरी पीरियड ऑफ लीज इज सफिशिएंट टू रिकवर हिज हर इन्वेस्टमेंट। तो जो लेसर प्राइमरी पीरियड में अपना एसेट उस पे देता है रेंट पे, वो उसी पीरियड में क्या करता है, अपना सारा इन्वेस्टमेंट की अमाउंट रिकवर कर लेता है, मतलब जो उसने वो मशीन या एसेट खरीदा है वो उसकी फुल अमाउंट रिकवर कर लेता है उसके प्राइमरी पीरियड में। थर्ड इसका फीचर है कि जो लीज रेंटल फॉर सेकेंडरी पीरियड है वो स्मॉलर होता है। सेकेंडरी पीरियड में जो उसको अमाउंट मिल रही है लीज रेंट की वो कम होती है, ठीक है, स्मॉलर। तो आपका क्वेश्चन आ जाता है कि किसमें उसको स्मॉलर अमाउंट मिलती है, किसमें ज्यादा मिलती है। जिसको इसको हम पेपरकॉर्न रेंटल बोलते हैं, ठीक है, ये इसका एक दूसरा नाम है सेकेंडरी पीरियड को, जिसको हम पेपरकॉर्न क्रॉन रेंटल बोलते हैं। फोर्थ है हमारा, लेसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एसेट्स। इसमें भी क्या होगा, लेसी को मेंटेनेंस कराना होगा, ठीक है। दूसरा होता है, नो एसेट बेस्ड रिस्क एंड रिवॉर्ड इज टेकन बाय द एसेट्स। और जो भी रिस्क है एसेट पे या कोई भी रिवॉर्ड मिला है तो वो लेसर नहीं करेगा, वो लेसर को नहीं मिलेगा, ठीक है, वो लेसर को नहीं मिलेगा, किसके ऊपर रहेगा, वो लेसी के पास रहेगा, ठीक है। अब ये क्या होता है, सच टाइप ऑफ लीज इज नॉन कैंसिलेबल। जैसे उसमें मैंने बताया था ना आपको ऑपरेटिंग वाले में, कि आप उसको जब भी लेसी चाहेगा कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, उसको टर्मिनेट कर सकता है एक शॉर्ट नोटिस के थ्रू। मगर इसमें नॉन कैंसिलेशन होता है कि लेसर इस इन्वेस्टमेंट इसको, लेसी क्या है, इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता है अगर उसने एक बार कर लिया, क्योंकि ये प्राइमरी पीरियड को तो खास करके वो लेसी कैंसिल नहीं कर सकता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। यहाँ पर उसके पास ये एडवांटेज नहीं होता है। अब इसके एडवांटेजेस की बात करें कि ये लीज फाइनेंसिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं। अब आप खुद देखो, किसी ने अगर नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो महंगी महंगी मशीन खरीद सके। तो लेसी के पास फायदा होता है कि वो एक रेंटल अमाउंट देकर महंगी महंगी मशीन्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है, जस्ट उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस करें और उसको बाकी कोई अमाउंट देने की जरूरत नहीं है। तो वो यूज कर सकता है कैपिटल गुड्स को, उसको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं क्योंकि वो ओनर नहीं है कैपिटल उस गुड्स का, तो टैक्स कौन पे करेगा, ओनर जो है मालिक है उसका वही पे करेगा। दूसरा यहाँ पर क्या होता है, इसके लिए चीप रह जाता है एज कंपेयर टू वो मशीन को परचेज करेगा, रेंट देकर यूज कर रहा है तो वो उसके लिए फायदा रहेगा। दूसरा, इसको एक टेक्निकल असिस्टेंट मिल जाता है, मतलब कि जो ओनर होगा उस मशीन का वो उसको बताता है कि क्या क्या टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल सपोर्ट होगा उस एसेट्स को लेके, उस सबकी नॉलेज देता है, ठीक है। और ये क्या है, इन्फ्लेशन फ्रेंडली है, क्योंकि उसकी जैसे क्या होता है, आपको पता है ना, कोई मशीन पे डेप्रिसिएशन लग जाता है, उसकी वैल्यू गिर जाती है, मशीन तो उसकी है ही नहीं, उसने तो यूज करी, वो बाद में अगली बार कोई ऐसी मशीन किसी से रेंट पे ले लेगा जो अब नई आ गई होगी, नई टेक्नोलॉजी बेस्ड होगी, तो उससे उसकी कॉस्ट बच जाती है। दूसरा, ओनरशिप उसके पास नहीं है, तो उसका क्या होगा, जैसे ऑनरशिप आफ्टर एक्सपायरी ऑफ प्राइमरी पीरियड, लेसर के पास ऑफर देता है लेसी को कि वो परचेज कर ले एसेट्स को एक स्मॉल अमाउंट देकर। जैसे उसने कोई एसेट्स रेंट पर ली थी, जब उसका वो टाइम पीरियड पूरा हो गया तो लेसर उसको क्या करता है, ऑफर देता है कि वो मशीन को खरीद ही ले, और वो कॉस्ट वो क्या रखता है, स्मॉल कॉस्ट ही रखता है, उसमें स्मॉल वैल्यू पे ही वो आपको बेच देता है। तो ये एडवांटेज होते हैं लेसी के पास। लेसर के पास क्या एडवांटेज होते हैं कि उसको रेंट आ रहा होता है हर महीने अगर वो मशीन उसके किसी काम की नहीं है, ठीक है। और दूसरा, उसको हाई प्रॉफिटेबिलिटी होती है, उसको बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। बाकी उसका क्या है, उसका ओनरशिप रिजर्व रहती है कि उसको पता है उसकी ओनरशिप तो जाएगी नहीं। दूसरा, उसको रिकवरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसने 10 लाख की मशीन खरीदी, कई बार वो फायदे में 15 लाख भी कमा लेते हैं, कमाते ही हैं, तभी लीज फाइनेंसिंग वो कर रहे होते हैं। ये लेसर के लिए होता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हमारा ये खत्म हो गया है टॉपिक लीज फाइनेंसिंग का। तो ये था पूरा थ्योरी बेस्ड जो हमने लीज फाइनेंसिंग पढ़ा है, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर,
कि कंपनी में किस किस तरीके की कैपिटल स्ट्रक्चर रखते हैं, क्या चीजें होती हैं, वो सारी चीजें। तो आज ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है। सो आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। कोई नए स्टूडेंट्स आए होंगे तो जो CUT वाले हैं, ठीक है, उनका एग्जाम भी जल्दी आ गया है। UGC नेट वाले हैं, जून में हम UGC नेट इन कॉमर्स होगा, तो उसमें भी ये टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें सबसे ऊपर फाइनेंस में लीज फाइनेंसिंग टॉपिक ही आता है। और PGT कॉमर्स, अब इसका फॉर्म DSSB का आ गया था, ठीक है। तो DSSB PGT कॉमर्स, अब ये मान लो कि दो से 3 महीने के अंदर ये एग्जाम भी हो जाएगा। अभी DSSB के और एग्जाम्स मार्च में है, मार्च के बाद वो जल्दी ही ये वाले PGT कॉमर्स के भी आ जाएंगे, क्योंकि कुछ PGT इंग्लिश इन सबके एग्जाम्स तो आ गए हैं, तो अब इनकी ही बारी है नेक्स्ट कंडक्ट होने की। साथ के साथ KVS हमारा, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स आते हैं PGT कॉमर्स के, उन सब में यही सिलेबस है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। So please like, share and subscribe my channel. Thank you.